नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी अपनी तैयारियां अच्छे से कर रहे हैं। अभी जीएस के पेपर के साथ साथ आप लोग सीसेट के पेपर को भी थोड़ा सा समय देते हुए चलिए। इस पेपर को अंतिम में करने के बारे में मत सोचिए। अंतिम में करने वाली रणनीति आपको इस पेपर में बुरी तरह फंसा सकती है। हमारी ये सीरीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम इसमें प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन तीनों के। स्टार्ट हमने कॉम्प्रिहेंशन से किया है। 2011 के पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं पैसेज पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। एक बार में समझ ना आने पर आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके 2-3 बार पैसेज को जरूर सुन सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नैतिक कृत्य हमारा अपना कृत्य होना चाहिए, हमारे अपने संकल्प से प्रस्फुटित होना चाहिए। यदि हम यंत्रवत कार्य करते हैं तो हमारे कृत्य में कोई नैतिक पुट नहीं होता। यह कृत्य तभी नैतिक होगा यदि हम यंत्र की तरह कार्य करने को उचित समझें और उसी प्रकार कार्य करें, क्योंकि ऐसा करते हुए हम अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। यानी कि हम जिस कार्य को अपने विवेक से करते हैं, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए करते हैं, उसी में नैतिकता होती है, ऐसा बोल रहा है ये पैसेज। हमें अपने मन में यांत्रिक ढंग से कार्य करने और साभिप्राय कार्य करने के बीच विभेद रखना चाहिए। ठीक है, यांत्रिक ढंग से कार्य करने और साभिप्राय। ओके, किसी राजा के लिए एक अपराधी को क्षमादान देना नैतिक हो सकता है, किंतु इस क्षमादान के आदेश का पालन करने वाला दूत राजा के इस नैतिक कृत्य में केवल एक यांत्रिक भूमिका का ही निर्वाह करता है। किंतु यह दूत राजा के आदेश का यदि अपना कर्तव्य समझकर निर्वाह करे तो उसका कृत्य एक नैतिक कृत्य होगा। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी बुद्धि और विचार शक्ति का प्रयोग नहीं करता और स्वयं को धारा के प्रवाह के साथ लकड़ी के कुंदे के समान बह जाने देता है, नैतिकता को भी भला कैसे समझ सकता है। व्यक्ति कभी कभी परम कल्याण की दृष्टि से रूढ़ी की अवज्ञा कर स्वयं अपने निर्णय से कार्य करता है। रूढ़ी की अवज्ञा मतलब जो शुरू से चलते हुए आ रहा है, जो परंपरा है, परंपरा बोल सकते हैं, जो पहले से चला आ रहा है, उसकी अवज्ञा करके क्या करता है, वो स्वयं अपने निर्णय से कार्य करता है। ठीक है, कब? कल्याण की दृष्टि से। चलिए ओके, क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन लेखक के विचारों का सर्वोत्तम वर्णन करते हैं। नैतिक कृत्य की पूर्ति के लिए अपने विवेक का प्रयोग आवश्यक है। बिल्कुल है, ये बोला है। किसी स्थिति के प्रति मनुष्य को अविलंब प्रतिक्रिया करनी चाहिए, बहुत तुरंत रिएक्शन लेनी चाहिए, रिएक्शन देना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। चलिए, ऐसा तो कहीं पे नहीं बोला है मेरे ख्याल से। आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आगे ऑप्शन हम देख लेते हैं। मनुष्य को, स्टेटमेंट देख लेते हैं, मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। ऐसी कुछ बातें मुझे तो कहीं पे नहीं दिखी भाई। नैतिक होने के लिए मनुष्य को रूढ़ी की अवज्ञा करने में समर्थ होना चाहिए। हाँ, ये तो लास्ट में बोला था। ठीक है, तो इसमें देखिए केवल एक नहीं हो सकता, और ऑप्शन में 2 ही दिया हुआ है, 2 ही स्टेटमेंट दिया हुआ है पेयर में, यानी कि 1 और 4 तो हमारा सही है। तो आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैतिक कृत्य की निकटतम परिभाषा है। यह वरिष्ठों के आधिकारिक आदेशों पर आधारित यांत्रिक कृत्य तो है ही नहीं है। ठीक है, अपने विवेक बोध पर आधारित, हाँ सही है ये। अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, उसी में तो नैतिकता शामिल हो सकती है, ऐसा बोल रहा है। सीधी सी बात है, इतना पैसेज पढ़े हैं, यही तो सार निकल के आया था
कि अपने विवेक बोध पर आधारित कृत्य करता है। ठीक है, उसी में क्या है, नैतिक पुट शामिल होता है जिसमें हम अपना विवेक इस्तेमाल करते हैं। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 लेखांश में एक कथन है कि स्वयं को धारा के प्रवाह के साथ लकड़ी के कुंदे के समान बह जाने देता है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन इसका या इसके निकटतम अर्थ में है? देखिए, व्यक्ति अपनी तर्क बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। हाँ, वो तर्क बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, उसे जैसा बोला जाता है वैसे करता जाता है, इसीलिए उसको बोला है कि लकड़ी के कुंदे के समान बहता जाता है। वह प्रभाव या दबाव के प्रति अति प्रभाव्य है। हाँ, वो प्रभावी हो उस पर अगर कोई दबाव डालता है तो वो जल्दी प्रभावित हो जाता है। ठीक है, वह कठिनाइयों चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता, ऐसी कोई बात पता नहीं। वह लकड़ी के कुंदे के समान है, ऐसा तो कुछ डायरेक्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, और पेयर केवल 2 ही चीज़ों का है, यानी कि 1 और 2 हमारा आंसर है। ठीक है, ये भी हमारा गलत था, तीसरा स्टेटमेंट। ठीक है, आंसर बी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो शायद इसमें इतने ही क्वेश्चन थे, 22। ओके, नेक्स्ट पैसेज पर आ जाते हैं हम लोग। ये रहा, चलिए बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग पैसेज को और समझने की कोशिश करेंगे कि कहना क्या चाहता है पैसेज में। ओके, जब कोई देश विदेशी प्रभुत्व के अधीन होता है तब वह किसी विलुप्त युग के सपनों में वर्तमान से पलायन ढूंढता है। ठीक है, और अपने बीते महान कल की कल्पनाओं में सांत्वना पाता है। यह एक मूर्खतापूर्ण और खतरनाक विनोद है जिससे हम में से अनेक मग्न रहते हैं। हम भारतीयों का यह आचरण भी उतना ही प्रश्नास्पद है कि हम अब भी यह सोचते हैं कि हम आध्यात्मिक दृष्टि से महान हैं, जबकि हम अन्य विषयों में विश्व में नीचे आ चुके हैं। आध्यात्मिक या अन्य कोई महानता स्वतंत्रता और अवसर के अभाव में या भूखमरी और दुख के रहते हुए संस्थापित नहीं की जा सकती। बहुत से पाश्चात्य लेखकों ने इस धारणा को बढ़ावा दिया है कि भारतीय परलोक परायण है। परलोक परायण है मतलब हमारे जो वास्तविक हमारा जो परेशानियां हैं, जो हमारी कमियां हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हुए आध्यात्मिक बातों पर ज़्यादा ध्यान देना, ये परलोक परायणता है। ठीक है, लेखक कहता है, मैं समझता हूँ कि हर देश में निर्धन और अभागे लोग कुछ हद तक परलोक परायण बन जाते हैं। देखिए, मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि इधर आंसर में इस्तेमाल होगा। जब तक कि वे क्रांतिकारी ही ना बन जाएं, मतलब ऐसा बोल रहा है कि जो लोग निर्धन होते हैं ना, अभागे होते हैं, वो लोग क्या होते हैं, मतलब वो या तो परलोक परायण हो जाते हैं, आध्यात्मिकता की बातों में उलझ जाते हैं, या तो फिर क्रांतिकारी बन जाते हैं। ये दोनों में से एक हो जाते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि यह लोक प्रत्यक्षतः उनके लिए नहीं है, पराधीन जनों की भी यही स्थिति होती है। ठीक है, पैसेज थोड़ा सा लंबा है। जैसे जैसे विकसित होकर कोई व्यक्ति परिपक्व होता है, वैसे वैसे वह बाहरी वस्तुपरक दुनिया में न तो पूर्णतः तल्लीन रहता है, न ही उससे संतुष्ट होता है। वह कुछ आंतरिक अर्थ भी ढूंढना चाहता है, कुछ मनोवैज्ञानिक और भौतिक संतोष भी तलाशना चाहता है। यही स्थिति जनों और सभ्यताओं की भी होती है जैसे जैसे वे परिपक्व और विकसित होकर वयस्क होते हैं। प्रत्येक सभ्यता और प्रत्येक जन बाह्य जीवन और आंतरिक जीवन की इन समानांतर धाराओं, बाह्य जीवन और आंतरिक जीवन के बारे में बोला है, ये क्वेश्चन में आएगा, याद रखिए।
प्रत्येक सभ्यता और प्रत्येक जन बाह्य जीवन और आंतरिक जीवन की इन समानांतर धाराओं को प्रदर्शित करते हैं। जब ये धाराएं आपस में मिल जाती हैं या एक दूसरे के सन्निकट रहती हैं तब संतुलन और स्थिरता बनी रहती है। जब ये भिन्न दिशाओं में चली जाती हैं संघर्ष उत्पन्न हो जाता है तथा मन और आत्मा को यंत्रणा देने वाली संकटावस्था उत्पन्न हो जाती है। ओके, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। ओके, लेखांश में उल्लेख है कि यह लोक प्रत्यक्षतः उनके लिए नहीं है। यह उन लोगों को निर्दिष्ट करता है जो, ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे। ये मैं समझता हूँ कि हर देश में निर्धन और अभागे लोग कुछ हद तक परलोक परायण बन जाते हैं जब तक कि वे क्रांतिकारी ही न बन जाएं, क्योंकि यह लोक प्रत्यक्षतः उनके लिए नहीं है। तो किसके लिए नहीं है यह लोक? निर्धन और अभागे, ऐसा बोल रहा है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? विदेशी प्रभुत्व वाले की बात नहीं हुई है, क्रांतिकारी तो अलग चीज हो गया। भूखमरी और दुख का जीवन जीने वाले निर्धन और अभागे तो यही होंगे ना। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित मान्यताओं पर विचार कीजिए। विदेशी प्रभुत्व के अधीन एक देश आध्यात्मिक अनुसरण में मग्न नहीं हो सकता। गलत है, यही तो बोला है, आध्यात्मिक अनुसरण की ओर चले जाता है ना। तो नहीं हो सकता ऐसा तो नहीं बोला है, ये गलत है। आध्यात्मिक अनुसरण में निर्धनता अवरोधक है। बिल्कुल, वो तो बोला है कि भाई जब तक तुम्हारा पेट नहीं भरेगा तुम आध्यात्मिकता के चिंतन के बारे में कहाँ सोचोगे, है ना। कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनको तुम पहले पूरा करोगे, उसके बाद ही तो आध्यात्मिकता की ओर मन लगाओगे। ठीक है, तो आध्यात्मिक अनुसरण में निर्धनता अवरोधक है, ये सही है, ये पैसेज में दिया है। पराधीन जन परलोक परायण बन जाते हैं। हाँ, यही तो बोला है पैसेज में। 2 और 3, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उपर्युक्त लेखांश की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? चलिए नीचे से देखते हैं। सामान्य लोगों के तन मन और आत्मा, बिल्कुल भी नहीं, सामान्य लोगों की बात थोड़ी कर रहा है वो। सभ्यता के विकास के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है वो। भूखमरी और दुख के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है वो। स्पेशली उत्पीड़ित लोगों की ये मनोदशा के बारे में बात कर रहा है। आध्यात्मिकता क्या है? मनोदशा ही तो है। अध्यात्म के बारे में चिंतन करना मनोदशा ही तो है। तो इस शब्द से आप यहाँ पे आंसर पकड़ सकते हैं, उत्पीड़ित लोगों की मनोदशा। ठीक है, चाहे वो गरीबी की वजह से उत्पीड़न हो या पराधीनता की वजह से। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।